हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज 13 मई है और एमपी टेट वर्ग 2 का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जामिनेशन कंप्लीट हो चुका है। तो आज फर्स्ट शिफ्ट में आपसे किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा चेन्नई। ये चेन्नई में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। तो फ्रेंड्स, दयानंद में जो संधि है वो आपकी दीर्घ संधि होगी। ठीक है, अब देखिए जो संधि है ना, बहुत सारे टॉपिक्स हैं हिंदी में जिनसे आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे संधि है, समास है, अलंकार है, उपसर्ग हैं और प्रत्यय हैं। इन सभी को मैंने अपने चैनल पर आपको ट्रिक के साथ पढ़ाया हुआ है और उनके नोट्स आपको टेलीग्राम पर भेजे हैं पीडीएफ फॉर्मेट में। जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी चैनल से जुड़े हैं उन्हें पता है, और जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। और अगर आप चाहें तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि वहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएंगे। आप मेरी ट्रिक वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा, उससे आपकी संधि, समास, अलंकार सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। वीडियो का लिंक अगर आपको नहीं मिले तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उन वीडियोस के लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, बस इस वाक्य में पर कौन सा कारक है? तो यहाँ पर ये जो पर है ये कौन सा कारक है? ये है आपका अधिकरण कारक। ठीक है, अधिकरण इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रात को दिखाई न देने वाला रोग कौन सा होता है? तो जिसमें इंसान को रात में नहीं दिखाई देता है वो होता है आपका रतौंधी रोग। ठीक है, अब यहाँ से आपका एक क्वेश्चन और बन सकता है आपके शिफ्ट में कि रतौंधी रोग कौन से विटामिन की कमी से होता है? तो जो रतौंधी रोग है वो विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा में आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संदेश रासक किसकी रचना है? तो फ्रेंड्स, संदेश रासक जो है अब्दुर रहमान की रचना है। ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है, मरकट का पर्यायवाची शब्द बताएं। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। मरकट क्या होता है? बंदर को कहते हैं ना, तो इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा? बंदर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। देखिए फ्रेंड्स, मैंने जब आपको उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ाए थे तब बहुत अच्छी तरह समझाया था कि जो उपसर्ग होते हैं वो हमेशा आगे लगते हैं और जो प्रत्यय होते हैं वो हमेशा पीछे लगते हैं। तो यहाँ पर निर्वाह में देखिए आगे क्या लगा हुआ है? निर लगा हुआ है ना, तो इसका उपसर्ग क्या हो जाएगा? निर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस जिले में गोटमार मेला आयोजित होता है? तो फ्रेंड्स, जो गोटमार मेला है वो छिंदवाड़ा में आयोजित होता है, तो छिंदवाड़ा इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 22 अप्रैल। ठीक है, 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? राजभाषा संबंधी, सबसे पहले आप ये बताइए कि हमारी राजभाषा क्या है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया हुआ है कि हमारी राजभाषा क्या है। हमारी देखिए राष्ट्रभाषा तो कुछ नहीं है। ठीक है, इंडिया जो है हमारा मल्टीलिंगुअल कंट्री है, तो यहाँ की राष्ट्रभाषा कुछ नहीं है, बट हाँ हमारी राजभाषा ज़रूर है। तो हमारी राजभाषा क्या है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करेंगे। देखिए मैं हमारी अभी इस चैनल पर पेडागोजी की सीरीज़ चल रही है। ठीक है, उसमें हमने अप्रॉक्स 16 क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं। उसकी अलग से प्लेलिस्ट बनाई है। प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी। वो पेडागोजी की सीरीज़ आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो जो सीरीज़ है ना वो आपकी हर टीचिंग एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। वैसे वो सीरीज़ मैंने बनाई है सीटेट के नाम से, बट अगर आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं जहाँ पर पेडागोजी आती है तो वो सीरीज़ आप ज़रूर देखिएगा। अभी मैं आपको आगे बताऊँगी एमपी टेट में भी पेडागोजी से किस तरह के क्वेश्चन पूछे हैं, और वही पूरी पेडागोजी पूछी है जो सीटेट की है, जो अभी इस चैनल पर हमारी चल रही है। ठीक है, तो वो सीरीज़ आप ज़रूर देखिएगा। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 343 351 तक। ठीक है, 343 से 351 तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
य, र, ल, व किस वर्ग के व्यंजन हैं? तो फ्रेंड्स ये हैं आपके अंतस्थ के व्यंजन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? तो फ्रेंड्स संविधान को पवित्र दस्तावेज कहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। ठीक हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1955 में, 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए यहाँ से पेडागोजी आ गई आपकी, और ये सारी पेडागोजी के क्वेश्चन वही हैं जो अभी पेडागोजी हमारी इस चैनल पर चल रही है। ठीक है, देखिए ये सब मैं आपको पहले भी करवा चुकी हूँ। गणित में किस विधि में हम प्रायः सूत्र और नियमों की सहायता लेते हैं? तो वो होती है आपकी निगमन विधि। ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, नोट कर लीजिए, डिडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड, देखिए मेथड दो प्रकार की होती हैं, एक इंडक्टिव होती है जिसे आगमन विधि कहते हैं, और एक डिडक्टिव होती है जिसे निगमन विधि कहते हैं। तो देखिए निगमन विधि वो विधि होती है जिसमें बच्चों को सबसे पहले नियम यानी कि रूल बताए जाते हैं, और उसके बाद उन्हें उदाहरण बताए जाते हैं यानी कि एग्जाम्पल बताए जाते हैं। तो रूल टू एग्जाम्पल यानी कि नियम से उदाहरण की ओर जो विधि जाती है वो होती है आपकी निगमन विधि, और जस्ट इसका अपोजिट जो होता है ना वो आपकी आगमन विधि होती है। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? अपोजिट ये होगा कि आगमन विधि में सबसे पहले बच्चों को एग्जाम्पल बताए जाते हैं और उसके बाद उन्हें रूल या फिर नियम बताए जाते हैं। तो देखिए यहाँ से क्लियर हो गया आपको निगमन विधि और आगमन विधि। ठीक है, तो निगमन विधि में क्या हो जाएगा? रूल टू एग्जाम्पल जाएगी ये विधि, और आगमन विधि में क्या होगा? एग्जाम्पल टू रूल जाएगी ये विधि। ठीक है, विधि यानी कि मेथड। तो इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड आई होप अब आप लोग समझ गए होंगे। ठीक हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पियाजे के अनुसार किस अवस्था में बच्चा केंद्रीयता के गुण में होता है, यानी कि सेंट्रेशन का गुण? सेंट्रेशन का गुण बच्चे के अंदर कब आता है? ये आता है पूर्व संक्रियात्मक की अवस्था में। देखिए पियाजे की थ्योरी को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड करके आपको पढ़ाया हुआ है, 3 वीडियो बनाई हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 करके। उन तीनों वीडियोस को अगर आप देख लेते हैं तो पियाजे से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आप ना ही गलत करेंगे और ना ही मिस करेंगे, क्योंकि उन 3 पार्ट्स में मैंने सारी चीज़ें आपको समझाई हुई हैं। अभी ये देखिए, ये जो क्वेश्चन आया है ये भी मैंने वहाँ पर आपको थ्योरी में समझाया था जब पियाजे की थ्योरी करवाई थी। ठीक है, तो बेसिकली इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि जो पियाजे हैं उन्होंने विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी, जिसका न्यूमोनिक मैंने आपको याद करवाया था SPCF करके। S फॉर सेंसरी मोटर, P फॉर प्री ऑपरेशनल, C फॉर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड F फॉर फॉर्मल ऑपरेशनल। ठीक है, तो इनके बारे में आप ज़रूर पढ़ ले जाइएगा कि किस स्टेज में बच्चे के अंदर कौन सा गुण आता है। जैसे बच्चे के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस यानी कि वस्तु स्थायित्व का गुण कौन सी अवस्था में आता है बताइए? तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे सेंसरी मोटर की स्टेज में। ठीक है, यानी कि संवेदी गामक अवस्था में, हिंदी में बोलते हैं संवेदी गामक अवस्था। तो इसी तरह से इन सभी की बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। और हाँ, जो नोट्स हैं वो मैंने आपको टेलीग्राम पर इसके शेयर किए ही हुए थे। जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी चैनल से जुड़े हैं उन्हें पता है, जो नए हैं तो टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको नोट्स मिलते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस अक्षमता के कारण बच्चा एक जगह पर ज़्यादा देर तक नहीं बैठ सकता? तो वो होता है फ्रेंड्स ADHD। बहुत इम्पॉर्टेंट है। ADHD क्या होता है? ADHD वो होता है जिसमें बच्चा एक जगह पर ज़्यादा देर तक अटेंटिव होकर नहीं बैठ सकता। होता है ना, कभी आपने देखा होगा, स्कूल में भी देखा होगा, जो बच्चे होते हैं अगर टीचर उनको कुछ पढ़ा रहे हैं तो बच्चे का मन नहीं लगता है, वो ज़्यादा देर तक अपनी क्लास में नहीं बैठ पाते हैं, या तो वो बाहर जाने के लिए पूछ लेंगे टीचर से या अपने किसी दूसरे काम में लग जाएंगे, क्योंकि उनका मन एक बार में एक जगह पर ज़्यादा देर तक नहीं टिकता है। तो ऐसे बच्चों के अंदर क्या होता है? ADHD होता है, और ये एक डिजीज़ है। ठीक है, अक्षमता। तो जो ADHD है ये होता है। अब ADHD का फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, नोट कर लीजिएगा, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है। ADHD का फुल फॉर्म होता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ठीक है,
एक बार फिर से बोल देती हूँ, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो ये इसका फुल फॉर्म होता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भाषा तथा विकास पहले स्वतंत्र होते हैं, बाद में ये एक दूसरे में लीन हो जाते हैं, ये कथन किसका है? तो देखिए, ये कथन है वाइगोत्स्की का। मैंने आपको सभी की थ्योरी कराई हुई है, वाइगोत्स्की की थ्योरी कराई है, पियाजे की थ्योरी कराई है, कोहलबर्ग की थ्योरी कराई है, बेंड्यूरा का सोशल वाली थ्योरी करवाई हुई है। तो आप उन थ्योरीज़ को ज़रूर देखिए, और अगर नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम से नोट्स ले लीजिए, क्योंकि उन्हीं से क्वेश्चन रिपीट हो करके आ रहे हैं। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया था कि वाइगोत्स्की कहते हैं कि जो भाषा और विचार है, यहाँ पर विचार होगा, ठीक है, विकास नहीं होगा, यहाँ पर विचार होगा। लैंग्वेज और जो थॉट होते हैं वो पहले स्वतंत्र होते हैं, यानी कि इंडिपेंडेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं। बट बाद में, कब बाद में, वो भी याद रखिए, आफ्टर 3 ईयर, आफ्टर 3 ईयर यानी कि 3 साल के बाद ये जो लैंग्वेज और थॉट हैं आपस में मर्ज हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं। ये चीज़ कही थी वाइगोत्स्की ने। अब देखिए, वाइगोत्स्की से रिलेटेड एक फेमस क्वेश्चन और है इनका। वाइगोत्स्की 3 चीज़ों की बात करते हैं। न्यूमोनिक बताया था मैंने, S, C और L, ठीक है। S फॉर सोसाइटी, C फॉर कल्चर, L फॉर लैंग्वेज, यानी कि समाज, संस्कृति और भाषा, इन 3 चीज़ों को बहुत ज़्यादा महत्व दिया है वाइगोत्स्की ने, याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन आ जाए कि समाज, संस्कृति या भाषा से रिलेटेड कुछ भी, तो आप सीधा सीधा वाइगोत्स्की को टिक करेंगे। ठीक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, IQ का फॉर्मूला किसने दिया था? देखिए, तो IQ का फॉर्मूला किसने दिया था? लुइस टर्मन ने दिया था 1960 में। अब जो IQ है ना, इसका फॉर्मूला तो ठीक है, लुइस टर्मन ने 1916 में दिया था, बट IQ का फॉर्मूला क्या दिया था इन्होंने? फॉर्मूला बताइए। आ गया तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100, ठीक है। जिसे हिंदी में बोलेंगे मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु गुणा 100। तो ये जो है IQ का फॉर्मूला है, और ये दिया था लुइस टर्मन ने 1960 में। अब देखिए, IQ से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके फिर से बन सकते हैं। और भी, IQ का फर्स्ट कॉन्सेप्ट किसने दिया था? अगर ये आपसे पूछ ले तो आप क्या कहेंगे? तो IQ का फर्स्ट कॉन्सेप्ट दिया था विलियम स्टर्न ने। नोट कर लीजिए, विलियम स्टर्न ने 1912 में, ठीक है। ये था IQ का फर्स्ट कॉन्सेप्ट। देखिए, इंटेलिजेंस चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैंने नोट नहीं किए हैं, बट अभी मुझे याद आ रहे हैं, मैं आपको क्वेश्चन बता देती हूँ। जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप इन क्वेश्चंस में इंटरेस्टेड नहीं हैं तो वीडियो को स्किप करके भी देख सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। बुद्धि से रिलेटेड आपके काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ जो बन सकता है इंटेलिजेंस से रिलेटेड। इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि। बुद्धि पर सबसे पहले किसने काम किया था? अगर आप ये क्वेश्चन आ जाए तो आप कहेंगे वो किया था सर फ्रांसिस गाल्टन ने, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, इंटेलिजेंस पर सबसे पहले काम किया था सर फ्रांसिस गाल्टन ने, और इन्होंने एक बुक लिखी थी। बुक का नाम है हेरिडिटरी जीनियस। नोट कर लीजिए, हेरिडिटरी जीनियस, ठीक है। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। और एक और चीज़ है, ये जो सर फ्रांसिस गाल्टन है ना, इन्हें फादर ऑफ यूजेनिक्स भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने हेरिडिटी को इंटेलिजेंस का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा माना था, ठीक है, याद रखेंगे। ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा मैं आपको बताती हूँ, फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट किसने दिया था? बताइए। फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट दिया था बिने एंड साइमन ने। देखिए, इन क्वेश्चंस में बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न रहती है, इसलिए क्लियरली बता दे रही हूँ। 1905 में बिने और साइमन ने फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट दिया था। उसके बाद 1908 में बिने और साइमन ने ही मेंटल एज का कॉन्सेप्ट दिया था, यानी कि मानसिक आयु का कॉन्सेप्ट, ठीक है। उसके बाद 1912 में विलियम स्टर्न ने IQ का पहला कॉन्सेप्ट दिया था। उसके बाद 1916 में लुइस टर्मन ने IQ का फॉर्मूला दिया था। और उसके बाद 1916 में ही फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट जो है रिवाइज किया था लुइस टर्मन ने। ठीक हो गया। आई होप आप लोग ये सारी चीज़ें समझ गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, CRT, फुल फॉर्म ऑफ CRT। देखिए, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है CRT और एक होता है NRT। इनके बारे में भी आप सुन लीजिए। CRT का फुल फॉर्म है क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, और जो NRT है इसका फुल फॉर्म है नॉर्म रेफरेंस टेस्ट।
देखिए अब होता क्या है, ध्यान से सुनिएगा। क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट मतलब एक ऐसा टेस्ट, ऐसा एग्ज़ाम होता है जिसमें एक क्राइटेरिया बना होता है कि बच्चे को इतने % मार्क्स लाने हैं, ये एक क्राइटेरिया बना है, तभी बच्चा पास माना जाएगा। जैसे आपको पता होगा जब हम सीटेट का एग्ज़ाम देते हैं वहाँ पर एक क्राइटेरिया बना होता है कि जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उन्हें 60% मार्क्स लाने हैं, तभी वो पास माने जाएंगे। इससे ऊपर लाते हैं तो भी एक ही बात है, और 60% लाते हैं तब भी एक ही बात है। मतलब यहाँ पर एक क्राइटेरिया बना होता है कि जिनके भी 60% मार्क्स आ गए जनरल कैटेगरी से, वो जो है सीटेट क्वालिफाई हैं। फिर चाहे आपके 60% आएँ या फिर 100% आ जाएँ, उससे कोई मतलब नहीं है। बस एक क्राइटेरिया बना है कि इतने % मार्क्स आपको लाने हैं, यही होता है CRT यानी कि क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। ठीक है, चलिए अब दूसरा मैं आपको समझा देती हूँ, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट क्या होता है ये भी सुनिए। देखिए CRT में तो एक क्राइटेरिया बना होता है, बट ये जो NRT होता है ना, इसमें कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं होता है कि आपको इतना मार्क्स लाना है तो आप क्वालिफाई हो गए, ऐसा नहीं होता है। जैसे आपको पता होगा KVS का अभी कुछ टाइम पहले ही एग्ज़ाम हुआ था, तो KVS में क्या होता है, कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं होता है कि आपको इतने % मार्क्स लाने हैं तो आप टीचर बन गए, KVS में आपको जॉब मिल गई, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर अदर स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है, कंपटीशन होता है, जिसके जितने ज़्यादा मार्क्स आएंगे वो मेरिट में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर नॉर्म्स बने होते हैं, कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। यहाँ पर आपको दूसरे बच्चों से अच्छा परफॉर्म करना होता है, तब जाकर आप मेरिट में आते हैं। तो यही होता है NRT यानी कि नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। आई होप आप लोग ये दोनों चीज़ें समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐसे लोग जो शारीरिक गत्यात्मक रूप से बेहतर हों, उनके अंदर कौन सी बुद्धि पाई जाती है? तो उनके अंदर होती है फ्रेंड्स शारीरिक तथा गत्यात्मक बुद्धि। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। शिक्षा द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, यह किसने कहा था? यानी कि जो एजुकेशन सिस्टम है वो 2 पोलर प्रोसेस है, जिसके अंदर टीचर और स्टूडेंट आते हैं। ये किसने कहा था? ये कहा था एडम्स ने। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन सकता है कि शिक्षा त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, ये किसने कहा था? तो ये नाम भी आप याद रखिए, जॉन डीवी ने कहा था। जॉन डीवी ने कहा था शिक्षा त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, जिसके अंदर टीचर, स्टूडेंट और आपका करिकुलम आ जाएगा। ठीक हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत निम्न में से किस में प्रयोग होता है? ओके, सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत निम्न में से किस में प्रयोग होता है? तो वो होता है फ्रेंड्स निगमन विधि में। अब ये जो निगमन विधि है ना, डिडक्टिव मेथड, ये क्या होती है मैंने आपको ऊपर भी समझा दिया है। इसमें सबसे पहले बच्चों को रूल बताए जाते हैं और उसके बाद बच्चों को एग्जाम्पल समझाए जाते हैं। तो आप याद रखेंगे, रूल हमेशा जनरल होते हैं, रूल्स आर ऑलवेज जनरल। ठीक है, नियम हमेशा सामान्य होते हैं। इसीलिए ये जो निगमन विधि है सामान्य से विशिष्ट की तरफ जाती है, क्योंकि रूल आपके हमेशा सामान्य होते हैं और जो एग्जाम्पल होते हैं वो हमेशा विशिष्ट होते हैं। ठीक हो गया, ये क्वेश्चन भी आपका एकदम डिटेल में मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था आज का आपका क्वेश्चन पेपर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको काफ़ी हेल्प करी होगी इस वीडियो ने। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। और कमेंट बॉक्स में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक पिन किया हुआ है, साथ में टेलीग्राम का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको मिल जाएगा। आप चाहें तो वहाँ जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।